हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडी विद आरके में, जहां आप इस चैनल छोड़कर अपने तरीके को और बेहतर बना सकते हैं। आज की क्लास में हम भारत के भूगोल को देखेंगे। भारत के भूगोल में हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल कहलाती है? हमारा ऑप्शन ए मक्का, बी चना, सी जौ, डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मक्का। मक्का है जो खरीफ फसल कहलाती है, जबकि चना और जौ रबी फसल में गिनती आती है इनकी। ठीक है, खरीफ फसल हमारा कौन हो गया? मक्का हो गया, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? हमारा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी असम। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केरल में। केरल में प्राकृतिक रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? हमारा ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, बी डुरंड रेखा, सी रेड क्लिफ रेखा, डी 38वीं समानांतर रेखा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को विभाजित करती है, जबकि मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा को विभाजित करती है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से जुड़ी हुई है? हमारा ऑप्शन है गंगा नदी, बी रावी नदी, सी सतलज ब्यास नदी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सतलज ब्यास नदी। सतलज ब्यास नदी से इंदिरा गांधी नहर परियोजना जुड़ी हुई है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, भील जनजाति मुख्य रूप से भारत में कहाँ निवास करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के सीमावर्ती क्षेत्रों में, यानी कि गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में भील जनजाति निवास करती है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? हमारा ऑप्शन है नंदा देवी, बी कंचनजंगा, सी नंगा पर्वत, डी एवरेस्ट शिखर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जबकि एवरेस्ट शिखर नेपाल में पड़ता है। ठीक है, इसलिए भारत में याद रखिएगा कंचनजंगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर आने पर उनके समय में कितने का अंतर आ जाएगा? हमारा ऑप्शन है 4 मिनट, बी 15 मिनट, सी 8 मिनट, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 4 मिनट। जब 1 डिग्री देशांतर का अंतर आता है देशांतर में, तो 4 मिनट का फर्क पड़ जाता है, यानी कि 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्किम की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन है? हमारा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है वह एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि सीमा साझा करती है सिक्किम राज्य के साथ। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में पुकारा जाता है? हमारा ऑप्शन है पद्मा, बी दिहांग, सी मेघना, डी गंगा नाम से ही। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोहा निम्नलिखित में से किस चट्टानों में पाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आग्नेय चट्टानों में। आग्नेय चट्टानों में लोहा पाया जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन स्थित है? हमारा ऑप्शन ए श्रीलंका, बी सुमात्रा, सी मालदीव, डी मेडागास्कर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मेडागास्कर। मेडागास्कर द्वीप जो है वह हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान आग्नेय चट्टान है? हमारा ऑप्शन ए लाइमस्टोन, बी
क्वार्टजाइट, सी स्लेट, डी ग्रेनाइट। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है वह अग्निक चट्टान की श्रेणी में आता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के पड़ोसी देश वर्मा का नाम क्या था? जिसे अभी हम म्यांमार भी बोलते हैं, तो प्राचीन काल में पूछ रहा है कि बर्मा का क्या नाम था। हमारा ऑप्शन ए स्वर्ण भूमि, बी मलय मंडलम, सी स्वर्णद्वीप, डी यवद्वीप। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण भूमि। स्वर्ण भूमि कहते थे वर्मा को प्राचीन काल में। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन है? हमारा ऑप्शन ए नील नदी, बी राइन नदी, सी कांगो नदी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कांगो नदी। कांगो नदी जो है वह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण कब लगता है? हमारा ऑप्शन ए पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है तब, बी पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा के आ जाने पर, सी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य के आ जाने से, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा के आ जाने पर। यानी सूर्य ग्रहण तभी लगता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। वायुमंडल के सबसे निचले भाग को क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फियर, बी मेसोस्फियर, सी ट्रोपोस्फियर, डी आयनोस्फियर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर कहते हैं वायुमंडल के सबसे निचले भाग को। ट्रोपोस्फियर का मतलब होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो कि वायुमंडल का सबसे निचली परत होता है, इसी में सारी मौसमी घटनाएं होती है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः निम्नलिखित में से कौन है? हमारे ऑप्शन है ए बुध और शुक्र ग्रह, बी शुक्र और बुध ग्रह, सी बुध और मंगल ग्रह, डी बुध और बृहस्पति ग्रह। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बुध और शुक्र ग्रह। बुध और शुक्र ग्रह सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह है क्रमशः में। सूर्य जो बुध के निकट है और पृथ्वी शुक्र के निकट है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक स्थित है? हमारे ऑप्शन है ए प्रशांत महासागर में, बी हिंद महासागर में, सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, डी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा द्वीप स्थित है। ठीक है, यहाँ द्वीपों की संख्या सबसे ज्यादा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय उसका कौन सा भाग दिखलाई पड़ता है? हमारा ऑप्शन है ए प्रकाश मंडल, बी किरीट या कोरोना, सी वर्णमंडल, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी किरीट या कोरोना। किरीट या कोरोना जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 समुद्री सीमाओं को स्पर्श करता है? हमारे ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी केरल। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य जो है 3 समुद्री सीमाओं को स्पर्श करता है, जिसमें हिंद महासागर आ गया, अटलांटिक महासागर आ गया और पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर आ गया। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सागर की लवणता सबसे अधिक है? ए अरब सागर, बी काला सागर, सी मृत सागर, डी भूमध्य सागर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मृत सागर। मृत सागर की लवणता सबसे अधिक होती है। इसकी लवणता इतनी होती है कि इसमें कोई भी जीव पनप नहीं पाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आइसोबात रेखा निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करती है? हमारा ऑप्शन है ए समान वर्षा वाला क्षेत्र, बी समुद्र तल के समान गहराई वाला क्षेत्र, सी समान ऊंचाई वाला क्षेत्र, डी समान वायुदाब वाला क्षेत्र। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्र तल के समान गहराई वाला क्षेत्र। आइसोबात जो है वह समुद्र तल के समान गहराई वाले क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि समुद्र तल से जो गहराई है समान गहराई उसको मापते हैं। कौन? तो आइसोबात रेखाएं। ठीक है, आइसोबात रेखाएं मापती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? हमारा ऑप्शन है गोदावरी नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी गंगा नदी, डी नर्मदा नदी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। यह लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है? हमारा ऑप्शन है गंगा नदी, बी नर्मदा नदी,
सी ब्रह्मपुत्र नदी, डी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा नदी। गंगा नदी जो है सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कोयले की खान किस कल्प युग की पाई जाती है? हमारे ऑप्शन ए चतुर्थ कल्प की, बी विंध्याचल कल्प की, सी तृतीय कल्प की, डी गोंडवाना कल्प की। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी गोंडवाना कल्प की। गोंडवाना कल्प की चट्टाने में कोयला पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में काजू का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? हमारा ऑप्शन है ए केरल में, बी कर्नाटक में, सी तमिलनाडु में, डी कश्मीर में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केरल में। केरल में काजू का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है ए महाराष्ट्र में, बी मध्य प्रदेश में, सी उड़ीसा में, डी उत्तर प्रदेश में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा में। उड़ीसा में प्रसिद्ध चिल्का झील पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी जैव तत्वों से भरपूर होती है? हमारे ऑप्शन है लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में भरपूर मौजूद होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? हमारे ऑप्शन है ए नीलगिरी पहाड़ियों पर, बी नागालैंड में, सी गुजरात में, डी बिहार में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियों पर। नीलगिरी पहाड़ियों पर टोडा जनजाति पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? तो यह है तमिलनाडु में। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किस पर्वत का प्रकार है? हमारे ऑप्शन ए बलाक पर्वत का, बी बलित पर्वत का, सी अवशिष्ट पर्वत का, डी ज्वालामुखी पर्वत का। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बलित पर्वत का। हिमालय जो है वह बलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर बांध किस नदी पर बने हुए हैं? हमारे ऑप्शन ए कोसी नदी, बी गोमती नदी, सी चंबल नदी, डी गंगा नदी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चंबल नदी। चंबल नदी पर ये तीनों बांध बने हुए हैं, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चलने वाली गर्म हवाएं जिसे लू कहते हैं, भारत के किस भाग में सबसे अधिक चलती है? हमारे ऑप्शन है मध्यवर्ती पठार, बी पूर्वी क्षेत्र, सी कोंकण क्षेत्र, डी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में लू जो है सबसे ज्यादा चलती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का दुर्गापुर इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किसके सहयोग से बनाया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, जबकि रूस की सहायता से भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? हमारे ऑप्शन है ए तुंगभद्रा नदी, बी सतलज नदी, सी महानदी, डी दामोदर नदी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी दामोदर नदी। दामोदर नदी पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया था, जो कि 1948 में हुआ था। ठीक है, 1948 में। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह का उदाहरण है? हमारे ऑप्शन है ए चेन्नई का बंदरगाह, बी विशाखापट्टनम का बंदरगाह, सी नाहरसोबा बंदरगाह, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए चेन्नई का बंदरगाह। चेन्नई का बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि इसे मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया, यह एक प्राकृतिक है। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।